अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और फार्माकोलॉजी फार्म डी सेकंड प्रूफ ये मेरा लेक्चर है। और आज मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी जीआईटी फार्माकोलॉजी। बेसिकली ये जो मैं लेक्चर्स अब बनाऊँगा ये अभी तो एक ही रेफरेंस बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है लिपन कॉट्स फार्माकोलॉजी। मैं दिखा भी देता हूँ आपको फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं सारे लेक्चर्स अब यहीं से प्रिपेयर करूँगा। ये बुक है, ठीक है। अब जीआईटी पोर्शन जो है इसका 540 पे आ रहा है, तो मैं आपको एक मिनट खोल कर दिखा देता हूँ। ये जीआईटी का पोर्शन है, मैं यहाँ से इसके लेक्चर बनाऊंगा, तो आप ये बुक बाय कर लें और इधर से पढ़ना स्टार्ट कर दें। सो जीआईटी फार्माकोलॉजी रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद ड्रग्स जो ट्रीट करती है। क्या क्या ट्रीट कर सकती हैं सारी जीआईटी के प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स और डिजीजेस, जैसे अल्सर्स, जीईआरडी, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और अल्सर, इन्हीं की ड्रग्स हम कुछ 3 से 4 लेक्चर्स में अभी पढ़ेंगे। फिर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एमेसिस, एमेसिस टर्म वॉमिट के लिए होती है, नोजिया वॉमिट। जो कीमोथेरेपी जो एंटी कैंसर ड्रग होती है उनसे जो जनरेट होती है उसको ट्रीट करने वाली ड्रग्स। फिर डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो इंट्रोडक्शन है आज फार्माकोलॉजी जीआईटी का, तो मैं उसके अंदर आपको सबसे पहले बताऊंगा जीआईटी फार्माकोलॉजी में वो ड्रग्स जो ट्रीट करती हैं पेप्टिक अल्सर्स और जीईआरडी डिजीज़ को। तो पेप्टिक अल्सर्स में आपको पता है पेप्टिक अल्सर्स आगे डिवाइड होते हैं, ड्यूडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफिगल अल्सर। लेकिन पेप्टिक अल्सर टर्म है क्या, वो हमने देखना है। तो अ पेप्टिक अल्सर इज़ अ सॉर दैट फॉर्म्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो ये एक सॉर है। सॉर पे मैं अगर हाईलाइट कर दूं तो सॉर वर्ड क्या है यहाँ पर फिजियोलॉजी में, सॉर क्या डिनोट कर रहा है। सो ये सॉर वर्ड इंडिकेट करता है कि उस जगह पर इन्फ्लामेशन, रेडनेस या कोई ना कोई इराडिकेशन हुई है, ठीक है, इरोड हो गई है वो म्यूकस लेयर। लाइनिंग ऑफ स्टमक से मुराद है म्यूकोजल लेयर, ठीक है। म्यूकोजल लाइनिंग इज इरोडेड, वही वाली बात, एंड बिकम सेंसिटिव टू HCl। अब ये फॉर एग्जांपल ये स्टमक है और ये म्यूकस लाइनिंग है, इसके ऊपर म्यूकस लाइनिंग होगी, एक झिल्ली सी होगी, लाइनिंग सी होगी जो प्रोटेक्ट करती है जो इंट्रा गैस्ट्रिक HCl होता है उससे अपने अपने ही लाइनिंग को या अपने ही सेल्स या टिश्यू को मतलब कि प्रिवेंट करती है ये लाइनिंग, ठीक है, म्यूकोजल लाइनिंग। यहाँ पर ये अल्सर बन गया, ये रेडनेस अल्सर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये पेप्टिक अल्सर है। तो HCl जब सिक्रीट होगा तो HCl इसके ऊपर आकर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो ये इरप्शन है इसकी वजह से जब HCl आएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पेन सी होगी, रेडनेस सी बन जाएगी। और जब ड्रग्स यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल NSAID, NSAIDs जिनको कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स वगैरह, एस्पिरिन वगैरह, तो उससे क्या, उसको यूज़ करने से कभी कभार इनमें ब्लीडिंग भी हो जाती है और वो फिर फीकल मैटर के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि ये ब्लीडिंग वाले अल्सर्स हैं या नॉर्मल अल्सर्स हैं। तो ये एक पैथोफिजियोलॉजिक इफेक्ट है। तो कॉजेज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर के कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कोई एक कॉज नहीं है। सबसे पहले हम कॉज देखते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है और इन्फेक्शन का जो कॉज है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ये यहाँ पर जो है इरोड करना स्टार्ट कर देता है म्यूकोजल लाइनिंग को। यूज़ ऑफ एनसेड्स जो मैंने आपको बताई थी, एनसेड्स के अंदर एस्पिरिन आ जाती है, आगे जितनी भी पेन किलर्स आ जाती हैं वो एनसेड्स में आ जाती हैं। इंक्रीज्ड HCl सिक्रीशन, इन ये दो तो चलो इनसे तो इरोप्शन हो जाती है लाइनिंग की, लेकिन HCl सिक्रीशन जब इंक्रीज़ हो जाएगी, जब हाइड्रोक्लोरिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि ये जो म्यूकोजल लाइनिंग है ये HCl की वजह से इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हाई एसिडिक मीडियम मिल जाएगा और उसकी वजह से जो ये लाइनिंग है वो सेंसिटिव हो जाएगी टू HCl। अब हम इस अल्सर को, इस पेप्टिक अल्सर को ट्रीट किस तरह करें, ठीक है। ये अल्सर बना हुआ है, इसको ट्रीट करना है। ये अल्सर मतलब कि मैंने आपको बताया इन्फेक्शन से भी हो सकता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से भी, एनसेड से भी हो सकता है और HCl की सिक्रीशन से भी हो सकता है। और एक और वजह से भी हो सकता है कि जो म्यूकोजल प्रोटेक्टिव लाइनिंग है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसकी जो मतलब कि एक मेम्ब्रेन है उसका बनना है, वो भी किसी चीज़ पे डिपेंड करता है और वो आगे हम जाकर पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे। प्रोस्टाग्लैंडिन जब एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन को बनाता है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ही एक्टिव ना हो तो म्यूकोजल लेयर नहीं बनेगी, तो उसकी वजह से भी अल्सर जनरेट हो जाते हैं। तो इनको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कॉज है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है।
दूसरे नंबर पे दूसरी जो हमारे पास लाइन ऑफ डिफेंस है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अल्सर्स के लिए। और तीसरे पे म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स जो डायरेक्टली प्रोस्टाग्लैंडिन्स को एक्टिव करेंगे, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिव करेंगे तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी या प्रोटेक्ट रहेगी। चौथे नंबर पे हमारे पास यहाँ पर एक और आ जाते हैं, एंट एसिड्स आ जाते हैं, वो एक और क्लास है, हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो ये थी बेसिक जीआईटी फार्माकोलॉजी। आई होप आपको पसंद आया ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपली पढ़ेंगे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट विच इज़ एंटीबायोटिक्स। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अभी फार्माकोलॉजी की सीरीज़ इतनी ज़्यादा मैंने उसके लेक्चर नहीं बनाए, कुछ लेक्चर्स हैं वो पीछे से आप देख भी सकते हैं। और ये नई जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है इसके इंशाल्लाह लेक्चर मैं बनाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।